हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं। एनटीपीसी के 20 जून का जो थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो हम पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। प्रश्न है कि वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, हमें दर ज्ञात करना है, यानी रेट। तो मान लेते हैं कि मूलधन 100 रुपये था और तीन तीन गुनी अर्थात 300 रुपये हो गया। तो हमें कितने का ब्याज मिला? 200 रुपये ब्याज मिला है ना। और 8 वर्षों में मिला है, इसलिए रेट निकालने के लिए इसके 8 से डिवाइड कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 4 बच गया, 8 पच्चे 40, आंसर आपका 25 आ गया। बहुत सारे तरीके हैं, आप सीधा पीआरटी का भी फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। दो घनों जिनके कोरों की लंबाई x सेंटीमीटर y सेंटीमीटर है के परिमापों का योगफल 300 सेंटीमीटर है तथा कोरों x और y का गुणनफल 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों घनों के आयतन का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम दो घन बना लेते हैं। ठीक है, घन तो बनता है, ये 2D इमेज है, घन तो इस तरह करके बनता है ना, ऐसे। तो चलिए हम उसी तरह बना देते हैं। ये आपका घन हो गया। घन में सारी भुजाएं बराबर होती है, इतना तो आपको पता ही होगा, और सारे भुजा 12 होते हैं, भुजाओं की संख्या 12 होती है। तो मान लेते हैं कि इसका जो है x भुजा है और इसका y है, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, x और y। तो हमें क्या बोल रहा है कि परिमापों का योगफल, तो इसका इस घन का सारा परिमाप कितना हो जाएगा? 12 भुजा है और सब बराबर है तो 12x, और इसका भी हो जाएगा 12y, और दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 300 सेंटीमीटर। 12 कॉमन ले लेंगे और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? इधर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 दूना 24, बच गया 6, 12 पच्चीस 60, 25। ये आपका इक्वेशन 1 है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि x और y का गुणनफल 156 है, यानी एक्स वाई बराबर 156 दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? घनों के आयतन का योगफल, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है, क्योंकि आयतन घन का जो होता है एक क्यूब होता है। ठीक है, तो हमें ये ज्ञात करना है। देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब जो जो आपको वैल्यू दिया है वो रख दीजिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमें नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इधर का भी होल स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है, तो उसको रहने देंगे और 2xy को इधर माइनस में कर देंगे, है ना। तो 625 में यदि 2 गुना एक्स वाई का वैल्यू में यहाँ दिया हुआ है तो 156, तो 2 छके 12 का 2, बाकी में 1 2 पच्चीस 10 और 1 11, 2 का 2 और 1 3, यानी 625 में हम 312 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 में 2 गया 3, 2 में 1 1, 313। ठीक है, तो आपका x प्लस वाई का वैल्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 313 आ गया। तो हम यहाँ 313, और एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 156। ठीक है, ये आपका आ गया। तो हमें सिर्फ गुना करना है। 13 में 6 7, यहाँ पे बच गया 30 में 15 15, और यहाँ इंटू 25। हम यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं। 7 पचे 35, यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। किसका है? सिर्फ इसका है, तो आंसर यही होगा। बाकी आप पूरा गुना कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। ठीक है, हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है कि बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जा सकता है। मतलब एक पंप है बूस्टर पंप, उसका नाम दिया गया है, मतलब वो बहुत तेजी से काम करता है, इसलिए उसका नाम बूस्टर पंप है। तो उसको या तो आप खाली करने के लिए भी काम में ले सकते हैं या भरने के लिए भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टैंक की धारिता 1800 मीटर क्यूब है, मतलब एक टैंक है, इतना बड़ा टैंक है, और इसमें 1800 मीटर क्यूब जो है सो आपका पानी ले सकता है। इसका धारिता का मतलब इतना इसका पावर है पानी भरने का। ठीक है, तो टैंक को खाली करने की क्षमता इसकी भरने की क्षमता से 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। मतलब समझ रहे हो, इसकी क्षमता जो है ना, जो खाली करने की क्षमता है इस पाइप की, जब हम खाली करेंगे तो ये तेजी से करेगा, थोड़ा सा 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है पावर, भरने की तुलना में। मतलब भरेगा थोड़ा स्लो, खाली करेगा थोड़ा तेज। इसका इस लाइन का मतलब यही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अधिक है, और पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में 6 मिनट कम समय लगता है। भरने में 6 मिनट कम समय लगता है। टैंक की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से अधिक है। खाली करने की यदि क्षमता अधिक है तो खाली करने में समय कम लगना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे भरने में 6 मिनट कम समय लगता है। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, आप यहाँ पे यहाँ पे जो उल्टा लिख दिया है। ठीक है, बाकी हम इसको करेक्ट करके बनाते हैं। देखिए आपको कैसे बनाना है।
देखिए एक फॉर्मूला होता है ना कि टोटल पावर जितना इसका क्षमता है उसको एफिशिएंसी से यदि हम भाग दे देंगे तो उसका टाइम निकल जाता है। तो 1800 मीटर क्यूब का टंकी है और इसका एफिशिएंसी हम मान लेते हैं कि एक्स है, इससे भाग दे देते हैं तो इसका समय निकल गया। और फिर से हम 1800 क्यूब पूरा पावर है इसका, और अगली बार क्या है कि क्षमता 10 मीटर क्यूब ज़्यादा ले लेते हैं तो एक्स प्लस 10। तो ये दोनों समय है और इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 6 मिनट। 6 मिनट दिया हुआ है ना। अब हमें या तो इसे क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लें या फिर हम ऑप्शन रख लें एक एक करके, ठीक है। तो देखिए हमें क्या रखना चाहिए, आप खुद ही समझिए कि दोनों नंबर को काटे, कोई डेसिमल ना आए क्योंकि यहाँ एक पूर्ण संख्या आया हुआ है ना, कोई दशमलव वगैरह में तो है नहीं। तो हम 50 को लेके चलते हैं। यदि हम यहाँ 50 रखते हैं और यहाँ पे 50 प्लस 10 60 रखते हैं तो ये शून्य से शून्य का, यहाँ पे 5 या 15, 5 छक 30, यहाँ 36 आ गया और ये 30 आएगा। तो 36 में 30 जब गया तो 6 तो आ गया। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर 50 जो है सो सही है, ठीक है। तो आपका 50 आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे आपको करेक्ट करना है क्योंकि आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं कि यदि टैंक की खाली करने की क्षमता इसके भरने की क्षमता से अधिक है, मतलब ये तेजी से खाली कर लेता है, तो उसे भरने में 6 मिनट कम समय कैसे लगेगा, खाली करने में ना कम समय लगेगा। तो थोड़ा यहाँ करेक्ट करना है, हो सकता है इंग्लिश में आपका क्वेश्चन सही होगा, ये तो हिंदी में है। हम अगले प्रश्न को बनाते हैं। देखिए इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब इसे चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब कुछ जल्दी में करना है तो आप देखिए सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका अंश जो है हर से छोटा है कि नहीं सारे में। देखिए ये हर है, ये अंश है, सब में छोटा है ना। तो अब आगे देखेंगे कि किसका अंतर जो है सो कम है। यहाँ पे 23, यहाँ पे कितना आ गया, 2 का अंतर है। यहाँ पे 13 और कितना, 13 20 10 30 20 19 का अंतर है। यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। और यहाँ पे कितने का अंतर है, 18 दूना 36, 19 का अंतर है। जो सबसे कम अंतर है वो भिन्न सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, तो सबसे कम अंतर इसका है ना। देखिए ये दोनों के बीच का अंतर हम निकाल रहे थे, ये से, है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें बोला गया है कि 5 संख्याओं का औसत 56 है, उनमें से 4 संख्याओं 35 42 32 और 26 हैं। पांचवी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो जब 5 संख्याओं का औसत 56 दिया गया है तो टोटल इसका योग कितना हो जाएगा, 56 गुना 5, 5 छक्के 30 का शून्य 3, 5 से 15 3 18, आपका हो जाएगा 180, ठीक है। सॉरी 5 पचे 25 और 3 28, 280, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है। तो जोड़ लेते हैं, 5 और 2 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 का 5 बाकी में 1, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12 और 1 13। इसमें माइनस कर देते हैं, 10 में 5 5, 7 में 3 4 और 2 में 1 1, 145 आपका आंसर आ गया। इस प्रश्न में देखते हैं, बोल रहा है कि यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उसके बहुलक से 20.8 कम है तो उन आंकड़ों की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगा। मतलब हमें निकालना है कि क्या लिखा है कि माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक है, माध्यिका अधिक है, ठीक है। तो मीडियन माइनस मीन बराबर क्या होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन पहले से ही मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि माध्यिका उसके बहुलक से 20.8 कम है, यानी माध्यिका जो है मीडियन मीडियन जो है मोड से 20.8 कम है, ठीक है। तो हम मोड माइनस मीडियन बराबर 20.8 हमें पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोड बराबर लिख लेते हैं, मोड बराबर, ठीक है। मोड बराबर क्या हो जाएगा, 20.8 प्लस मीडियन। ये वाला चीज़ हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मोड है, ठीक है। हम इसको सारा मिटा देते हैं, 20.8 प्लस मीडियन लिखेंगे, ठीक है। तो 20.8 प्लस मीडियन बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इस मीडियन को हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो एक 3 मीडियन में जब एक मीडियन जाएगा तो 2 मीडियन बचेगा, ठीक है। तो 2 मीडियन और यहाँ से पहले से ही 2 मीन है तो 2 मीन लिख लेते हैं और बराबर में इधर 20.8 बच गया। हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो मीडियन माइनस, सॉरी यहाँ भी है, 2 मीडियन माइनस 2 मीन बराबर 20.8। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो मीडियन माइनस, सॉरी ये 2 तो कॉमन निकाल चुके हैं ना,
MEAN मीन बराबर 20.8। हमें ये वाला चाहिए था, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं पहले से, हमें यही ना चाहिए। तो ये 2 से इसको काट देंगे, 2 दें 20, 2 चौके 8, 10.4 आ गया आंसर। ठीक है, इतना लंबा हमारा बनाने का रीज़न यही था ताकि आप समझ सकें। बाकी आप जितना फास्ट करेंगे आप उतना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अधि संख्या 45, 68, 712 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर क्या होगा? 4, 5, 6, 8, 7, 1, 2, ये आपका नंबर दिया हुआ है। बोला है कि विषम अंक में 1 जोड़ना है, तो सबसे पहले विषम में ही जोड़ लेते हैं। 6 हो गया, और 7 में 1 जोड़ लेंगे, 8 हो जाएगा, 1 में 2 हो गया। ठीक है, और सम अंकों में 2 घटाना है, तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 0 हो गया। अब बोल रहा है कि सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे बड़े यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 8, और सबसे छोटा आ रहा है हमें कौन नजर? 0। ठीक है, तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 ही आएगा, तो 8 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह बनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोल रहा है कि यदि 600 केलों को 3 बंदरों के बीच इतना अनुपात में वितरित किया गया है तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलेंगे? मतलब इस बंदर को। ठीक है, तीनों का जो है सो आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम से सबको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 14, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 14, 2 और 3 का। तो इसको हम यदि 2 से करेंगे, 2 से तो 14, 2 का 2 और ये 3, 7 या 21 दूनी 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 42 से गुना कर देते सबको। 14 दूना, सॉरी 14 तिया 42, ये खत्म हो जाएगा, और ये 21 दूना 42, और ये कितना हो जाएगा? 14 तिया 42, 126 हो जाएगा, क्योंकि इसको फिर गुना भी करना पड़ेगा। अब 3 से इसको काट लेते हैं, 3 का 3, 3 सत्या 21, 3 चौके 12, 3 दूना 6, ये आ गया आपका। अब हमें 600 केलों को इस अनुपात में बांटना है, सबको जोड़ लेते हैं। 42 और 1 43 और 7 50। हमें तीसरे बंदर को पूछा है कि कितना मिलेगा, तो उसको 42 से गुना कर देते हैं। 5 बरे हैं 60, 12 को 42 से गुना कर लेते हैं, 12 दूना 24, अब 12 चौके 48 और 2 50, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है कि 310A बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 10A बराबर 4/3, और आगे हमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो हम इसको लिख सकते हैं 1, ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे क्या लिख सकते हैं? वही चीज़ यहाँ भी है, मतलब यहाँ कोसेक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ भी 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ जानते हैं, जब 1 प्लस 10 सॉरी प्लस है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया हुआ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो हमें इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस है, तो हमारा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ 10 का जो वैल्यू दिया है वो तो स्क्वायर करके लिखना है, तो 4 चौके 16/9, और नीचे कॉट का उल्टा 10 का उल्टा कॉट होता है, तो इसको हो जाएगा 3/4 कॉट का वैल्यू, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 है ना, और इसको हम उल्टा डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 16 है 256, और 9 9 2, सॉरी 9 9 81, ये आ गया आपका आंसर। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 9 3 12 का 2, बकेट में 1, 2 1 3 और 1 4, इसको हम 6 से गुना कर देंगे। 6 दूना 12, 6 चौक 24 और 1 25, माइनस 285 प्लस 83, यूनिट डिजिट के साथ काम करते हैं। 5 में 2 गया, कितना बचा? 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। किसी यूनिट डिजिट का 6 है, अच्छा 2 ठो मिल गया, हमें पूरा करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं 285, और इसको जोड़ लेते हैं पहले। 8 8 8 16, 2 और 1 3, इसमें से 252 घटा देते हैं। 8 में 2 गया 6, 6 में 5 गया 1, यहाँ 16 आ गया, यहाँ पे मार देते हैं। आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, वैसे आप 3 में 2 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 116 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रश्न में बोल रहा है कि वर्ष वर्ष 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या में 20% प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई तो 1976 में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? यहाँ प्रति दशक बोला है, हमने प्रत्येक 10 साल में 20% बढ़ जाता है, तो 1956 से 76 में 20 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब 2 दशक,
मतलब मैं 2 बार 20-20 बढ़ाना है, 20-20% है ना, तो हम 207 300 ऐसा कर लेते हैं और 20-20% हर बार बढ़ा देते हैं। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, तो ये 6/5 हो जाएगा और ये भी 6/5। इतना सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम 5 से काट लेते हैं, 5 चौका 20, 5 का 5 2, 5 चौका 20, 5 चौका 30, ये हो गया। फिर 5 से काट लेते हैं, 25 40, एक बच गया, 5 दूना 10, 4 बच गया, 5 9 45, एक बच गया, 5 दूना 10, ये कट गया। अब देखिए 6 छक्का 36 दूनी 72, यूनिट डिजिट पर 2 ही आएगा क्योंकि 6 दूना 12 और फिर 12 छक 72, 72 यूनिट डिजिट पर 2 किसका है, सिर्फ इसका है, तो यही होगा। बाकी आप पूरा गुना कर सकते हैं, यही आएगा आंसर। ठीक है, हम अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि फ्रैक्शनों इतना और 31 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है तो हम सीधा ऑप्शन से चलते हैं, क्योंकि इतना नंबर का हम सबको चेक करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम सबसे पहले 21 से शुरू करते हैं कि 21 कितना बार है। तो देखिए 1 2 3, 3 बार है, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। 25 कितने बार है, सबको चेक करना पड़ेगा, कौन कितना बार है हमें नहीं पता। तो 25 देख लेते हैं, 1 2, 2 ही बार है। 27 देख लेते हैं, 1 2, 2 ही बार है। और 31 देख लेते हैं, 1 2, सब 2 2 बार है, लेकिन सिर्फ ये 3 बार है, मतलब बहुलक है। 21 जो है सो बहुलक है, क्योंकि ज़्यादा बार आया है ना। इस प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 1,10,000 है। ठीक है, तो 1,10,000 हम पहले लिख लेते हैं और पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुआ। 5% का मतलब हुआ 1/20, यानी 21/20 हो गया। और फिर क्या हुआ कि 30% की वृद्धि फिर हो गया, तो 30% का मतलब कितना हो गया, 3/10, यानी 13/10 हो गया। ठीक है, अब हम 2 शून्य से इधर 2 शून्य कैंसिल कर देते हैं, फिर 2 बार में काट देते हैं 55 और ये कैंसिल हो गया। अब हमें 550 गुना 21 गुना 13 करना है, तो 21 गुना 13 कर लेते हैं। 13 का 3, इसको गुना कर रहे हैं, 13 का 3, बाकी इसमें 1, 13 दूनी 26 और 1 27। फिर इसको हम 550 से गुना करने के लिए हम 273 और यहाँ 55 लिख लेते हैं। और 5 तिया 15 का 5, बाकी में 1 5 7 35 और 1 36 के 6 3 5 10 और 3 13, 1 3 6 5, 6 3 9 1 10, 3 और 1 4 और 1 5, 15 0 15 और 1 0 ये वाला यहाँ लगा दिए, इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। अगला प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बोल रहा है कि रीना, नवीन और अर्पिता ने क्रमशः 5:6:13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 36,400 का लाभ प्राप्त हुआ, जो उनके कुल निवेश का 14% है। नवीन ने कितना निवेश किया था। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें समझना क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन है। यदि वर्ष के अंत में इन्हें 36,400% का लाभ हुआ है, जो कि कुल निवेश का 14% ही है, तो पहले हम 100% निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि 14% का वैल्यू हमें 36,400 दिया हुआ है, तो 100% का कितना हो जाएगा, 36,400 डिवाइड बाय 14 इंटू 100, ये आपका 100% निकला कि इतना निवेश हुआ है। लेकिन हमें निकालना है कि उसमें नवीन का हिस्सा क्या है। देखिए रीना, नवीन और अर्पिता, मतलब ये बीच वाला नवीन का है। तो सबसे पहले टोटल को जोड़ लेते हैं, 6 5 11 और 13 कितना होता है, 11 3 14 10 24। ठीक है, और हमें गुना कितना से करना है, 6 से, क्योंकि हमें नवीन का निकालना है। अब बस काटम पिटम करना है, 6 चौका 24 और 4 9 36, 4 का 4 डबल शून्य, ये 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और फिर 7 से कर सकता है, 7 दूना 14, 14 होता है, हाँ 7 63 91 और डबल शून्य, ये दोनों कट गया और कुछ कटेगा, हाँ 2 50 से 100 गुना कर लीजिए। 13 इंटू 5 करेंगे 65 और 3 शून्य, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि पी आयत ए बी सी डी के भीतर कोई बिंदु है। तो सबसे पहले हम एक आयत बना लेते हैं, ए बी सी और डी एक आयत है और इसके अंदर कोई बिंदु है, यहाँ पे पी है मान लेते हैं ना, और पी डी हमें निकालना है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि 94 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होता है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम एक्स स्क्वायर को इधर रख लेते हैं और 94 का स्क्वायर प्लस 67 का स्क्वायर इधर को माइनस कर देते हैं, इधर आके 61 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, ये वाला, ये दोनों को 94 के स्क्वायर को हम
इधर रख देते हैं अभी, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 67 और 61 को यदि हम जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा 128, और गुना कर लेते हैं 6 से, क्योंकि 67 में जब 61 जाएगा तो 6 ही बचेगा। और इधर 94 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 94 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, इधर कर लेते हैं हम, 4 चौका 16 के 6 बाकी में 1, 9 चौक 36 दूनी 72 और 1 73 का 3 और 7 और 9 9 81 और 7 कितना होता है 88, 88 36, यहाँ हम 88 36, और यहाँ इसको दोनों को 6 8 48 के 8 बाकी में 4 6 12 4 16 6 को 6 1 7। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, और इधर हमारा एक्स स्क्वायर बचा ही है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम रूट कर देंगे, है ना। तो अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, 8 6 6 14 का 4 बाकी में 1, 6 3 9 1 10 का 0 बाकी में 1, 7 7 14 15 और 1 16 का 6 बाकी में 1, 8 और 1 9, इसका रूट। अब हमें इसका रूट का जो होगा वही एक्स का वैल्यू है, तो हमें देखना है सिर्फ 4 2 और 8 कहीं आता है, तो सिर्फ 2 और 8 वाला ही चेक करेंगे, एक इसको एक इसको। 102 हो नहीं सकता है क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 98। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। हम अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 6.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक शंकु है और ये आपका ऊंचाई है, दिया हुआ कितना 6.7 सेंटीमीटर, और इसके आधार की त्रिज्या 17.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये त्रिज्या आपका 17.6 है और ऊंचाई 6.7 है। इसे पिघलाकर 8.8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक नए लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। नए शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों साइड हमें आयतन बराबर करके बना देना है, आंसर आ जाएगा। तो शंकु का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई दोनों साइड है इसलिए हम पाई को नहीं लिखेंगे, कट जाएगा, आर स्क्वायर एच सिर्फ लिखते हैं। आर हमारा दिया हुआ है 17.6 इंटू 17.6, ये स्क्वायर हो गया, और एच में आपका 6.7 दिया हुआ है। और इधर क्या है कि इधर जो नया शंकु बनेगा उसका जो 8.8 आपका क्या दिया हुआ है त्रिज्या, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 8.8 इंटू एच निकालना है हमें। अब बस काटम फिटिंग करना है, दशमलव इधर से 2 इधर से 2 खत्म, 11 8 88, 11 1 11 और 11 6 66, फिर उसी तरह 11 8 88, यहाँ भी 16, ठीक है, 8 दूना 16 और फिर 8 दूना 16, ठीक है, तो मतलब 4 गुने 6.7 बराबर एच हम निकाल लेते हैं, 4 7 28 का 8 2 4 26.8 आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। कविता 239 में 2 सेब और 5 आम खरीदती है, ठीक है, 2 सेब को एप्पल और 5 मैंगो का कितना दिया हुआ है 239 रुपये। अब क्या होता है कि सेब, जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है, 50% कम होना मतलब क्या होता है, उसका दाम अब 50% हो चुका है, तो एक सेब का कीमत तो एप्पल का 1/2 हो जाता है, तब क्या होता है कि 2 सेब और 4 आम की कीमत, तो इसको 2 सेब हो गया और 4 मैंगो का दाम वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो हम वही लिखेंगे। अब 184 हो जाता है, तो 8 सेब और 8 आम की कीमत कितना हो जाएगा, 8 एप्पल प्लस 8 मैंगो का दाम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक आप अपना सकते थे कि जो 8 से कटेगा वही आंसर होगा, क्योंकि जब हम 8 कॉमन ले लेंगे तो एप्पल प्लस मैंगो बराबर जो भी इधर आएगा वो 8 से तो कटेगा, तो 8 से कटने वाला नंबर यहाँ पे देख सकते हैं। 8 से कटने के लिए सभी का अंकों का योग कटना चाहिए, तो 4 और 4 8 सिर्फ यही करता है, 4 3 7 6 13 हो जाता है, 4 3 7 7 14 15 हो जाता है, 4 4 8 और 1 9, ये तीनों 8 से नहीं करता है, सिर्फ यही 8 से करता है, तो सीधा आंसर आप यही मार सकते थे, वरना हम सॉल्यूशन तो बता ही रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 4m बराबर 184 हो गया। अब हमें ये इक्वेशन और ये दोनों सॉल्व करना है, तो इसको हम 2 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 2a, अब यहाँ हो जाएगा ये 8a और 2 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 184 दूना 2 चौके 8 2 ठी 16 के 6 में 1 2 का 2 और 1 3, है ना, ठीक है। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो ये 2a कैंसिल, ये 5a में 8 जाएगा तो 3m, सॉरी m है, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस में ये भी आएगा, और 18 में 9 गया 9, और यहाँ पे आपका 5 बचेगा, 5 में 3 गया 2, 3 में 2 गया 1, ठीक है, और m बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 चौके 12 3 3 43, m बराबर यदि 43 है तो हम यहाँ पर रख सकते थे, यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में हम रख सकते हैं, इसी में रख लेते हैं, इसमें आसानी होगा क्योंकि ये 2 2 कट चुका था, तो a प्लस 4m है,
तो ए प्लस 4 गुना 43 बराबर 184। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 184 माइनस 4 तिया 12, 4 4 16 और 1 17, 4 में 2 2 18 17 1, ए बराबर 12 आ गया। हम यहाँ रख देते हैं, 8 को कॉमन निकाल चुके हैं, ए बराबर यहाँ 12 और एम बराबर 43। कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 4 और 1 5 गुना 8, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44। आंसर आ गया आपका इतना। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप सीधा 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते कौन सा नंबर डिवाइड है, सीधा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस चेक कर लेना है। 4 और 1 5 अल्टरनेट नंबर को जोड़ के, और जो 11 से यदि डिविजिबल है तो बस आंसर है। तो यहाँ पे देखिए 4 1 5, 7 7 14 तो 16, एक इसका अंतर 11 आ रहा है, ये तो डिविजिबल है ही। हम आगे के नंबर को भी चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 8 और 1 9, इसका 6 आ जा रहा है, नहीं कटेगा। 2 और 5 7, 6 2 8, इसमें 1 आ जा रहा है, ये भी नहीं कटेगा। 4 और 1 5 और 4 0 4, तो 5 में 4 गया 1, ये भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ यही नंबर कटेगा, 11 से डिविजिबल है। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के दो वर्ग ए और बी जिनमें क्रमशः, तो ठीक है, एक ए है और एक बी है, क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी हैं। यदि वर्ग ए का औसत 40 केजी है और बी का कितना है 37 केजी है, तो हमें पूरी कक्षा का निकालना है। तो इसको इसको गुना करना है और जोड़ना है, लेकिन हम यहाँ एक काम और कर सकते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं। 22 दूना 44, 1:2 का रेशियो हो गया। तो इसको गुना कर देते हैं 40 और इसको गुना कर देते हैं 74, 37 दूना 74, और इस दोनों का जोड़ 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। 4 7 4 11, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 2 3 8 24, 38 आपका आंसर आ गया। अगला प्रश्न, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 247 और 189 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचते हैं। आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई एक नंबर पिक करिए और इसको डिवाइड करिए, यदि 3 शेष आता है आंसर, और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा सॉल्यूशन करिए। 3 और 6 बचते हैं क्रमशः, तो 3 और 6 दोनों से घटा लीजिए, कितना आता है 244, और यहाँ कितना हो जाएगा 83 86 होता है ना, तो 183। अब इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्योंकि HCF निकालना, आप दोनों का HCF निकालिए, तो हम डिफरेंस मेथड से HCF निकाल लेते हैं। तो 4 में 3 1 61, इसका डिफरेंस 61 है। तो HCF या तो 61 होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि करता है कि नहीं। 3 से काट के देखते हैं 61, इसको ये कट जाता है, और ये 4 से काट के देखते हैं, ये भी कट जाता है, इसका मतलब HCF 61 है, आंसर यही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 70 मिनट के लिए 65 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा किया, उसका औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल का बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। तो कुल दूरी बटा कुल समय, हम क्या करते हैं, पहले दूरी निकालते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो ये चाल है और ये आपका समय है, तो दोनों को गुना कर देंगे, 1600 हो जाएगा। फिर प्लस 70 गुना 65 करते हैं, कितना हो जाएगा, एक शून्य लगाएंगे, 7 पचे 35 के 5 3, 7 छक 42 और 3 45, और नीचे कितना हो जाएगा समय, समय कितना दिया हुआ है 80 मिनट और 70 मिनट, दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 150 मिनट। ठीक है, हम जोड़ लेते हैं, 0 5 11 4 5 और 1 6, इसको 150 से डिवाइड कर देते हैं, 15 चौके 60, 15 एक 15, 41 आंसर आ रहा है। अब देखिए हम इसको चेंज नहीं किए, मिनट में ही रहने दिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना था कि मीटर प्रति मिनट में ही पूछा है, हमें मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा नहीं पूछा है, ये चीज़ आपको ध्यान देना था। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर प्रति मिनट, हम थोड़ा साफ कर देते हैं। हाँ, ये देखिए हम मीटर प्रति मिनट लिखा हुआ था, इसीलिए हम ऐसा कर पाए, वरना अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में देता तो हमें मिनट को सबसे पहले सेकंड में चेंज करना पड़ता। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a प्लस बी 32, a माइनस बी का होल स्क्वायर 372 और a प्लस बी का गुणनफल। देखिए एक फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, या तो यदि आप ऐसा कुछ कर पाते हैं कि a प्लस बी को ऐसे नंबरों में तोड़ लेते हैं जो कि इसमें भी परफेक्ट बैठ जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते तो चलिए बनाते हैं। देखिए जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है 4ab। आप करके देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, अब बचेगा सिर्फ 2ab और 2ab, 4ab हो जाएगा। हमें ए बी ही निकालना है ना, ए बी का, ए और बी का गुणन का मतलब ए बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेते हैं इसका स्क्वायर करके, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 32 का स्क्वायर, तो 32 गुना 32 लिख लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, और बीच में माइनस का चिन्ह है ये वाला,
और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया ही है 372, और ये वैल्यू आपका आ गया 4ab। हमें निकालना है सिर्फ ए बी का, तो ये 4 जो है सो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ए बी निकल गया। अब हम गुना कर लेते हैं। देखिए कुछ कॉमन आता है क्या? आता तो है, लेकिन हम सीधा यहीं से काटते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, हमें दोनों को काटना पड़ेगा। 4 अठी 32, 4 9 36, 4 तिया 12। देखिए हम सिर्फ इसको काटे हैं, है ना, तो ये कट गया, खत्म हो गया। अब 8 दूना 16, 8 से 24 और 1 25, माइनस 93, 6 में 3 गया 3। यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 है, बाकी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा माइनस करके लिख सकते हैं। 25 में 9 16, हम पूरा कर ही देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न को बनाते हैं। एक यात्रा का एक तिहाई भाग 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। यात्रा का अगला एक तिहाई भाग 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है तथा शेष यात्रा 17 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। देखिए इस प्रश्न में ना 3 बराबर दूरी दिया हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ ना एक तिहाई, तो मतलब तीनों बराबर दूरी है। और एक का स्पीड आपका दिया हुआ है 67 का, दूसरा का स्पीड है 66 का, और तीसरा का स्पीड है 17 का। हमें एवरेज निकालना है। तो देखिए ये नंबर्स जो है ना बिल्कुल कठिन है, मतलब कटना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसका वैसे एक फॉर्मूला होता है 3ab इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लगाइए और बन जाएगा ये। लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है और कटेगा भी नहीं नंबर, तो आपको अप्रोक्सीमेशन से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 66 है, ये तो चलिए सम संख्या है, कटेगा भी, लेकिन ये इसका क्या करिएगा, और इसका ये भी नहीं कटेगा, तो बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है। तो आप क्या करिए, इसको 67 को भी 66 मान लीजिए, ठीक है, और 17 को 16 के आसपास कर लीजिए जो कट जाए। इस तरह से आप क्या करिए, 3 गुना 66 गुना 66 गुना 16 कर लीजिए, और नीचे 66 गुना 66, ये भी है ना, तो 66 गुना 66 प्लस 66 गुना 16 प्लस 16 गुना फिर 66, इतना करना पड़ेगा, ठीक है। सब में 66 है, तो 66 सबसे कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 66 ऊपर भी नीचे भी 66, तो हम एक 66 से इसको काट लेते हैं, एक 66 से यहाँ कट गया, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा 66 प्लस 16 प्लस 16, और ऊपर कितना बचेगा 3 गुना 66 गुना 16। अब सभी को हम जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 38, 98 नीचे हो जाएगा, और नीचे 16 × 48 गुने 66 काट सकते हैं। 7 से कुछ नहीं, 2 से कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 33 है 66, ऊपर 48 बच गया, नीचे 49, है ना। अब एक चीज़ आप फोकस करिए, यहाँ 48 है, यहाँ 49 है, हम लगभग एक बार में तो काट ही सकते हैं, मान लेते हैं ये कट गया, है ना, तो ऊपर कितना बचा 33। हम अप्रोक्सीमेशन से जा रहे हैं, तो अप्रोक्स में 33 आया है, हमें 33.7 दिया हुआ है, तो लगभग तो यही आंसर होगा, लगभग हम निकाल चुके हैं ना। लेकिन वही आप यदि 67, देखिए आंसर भी आ चुका है आपका वही 33 पॉइंट, क्योंकि यहाँ 33 बच गया, इसको हम काट दिए तो सिर्फ 33 बच रहा है, ठीक है। हम अप्रोक्स लिए इसीलिए, वरना 33.7 ही आता। तो हम यदि 67 और 17 लेके बनाते तो हमारा तो बनने से रहा, ठीक है, बहुत ही कठिन हो जाता। बाकी यदि आपके पास कोई और शॉर्ट मेथड है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम अगले प्रश्न के साथ चलते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में देखते हैं, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हमें ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो जल्दी बनेगा, ठीक है। हम आप सारे ऑप्शनों को चेक कर लें, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम सिर्फ दिखा देते हैं कि रूट -12 आंसर कैसे है, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं x⁴ माइनस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 60, ये है। हम यदि x का वैल्यू रूट 12 रख रहे हैं, ठीक है, तो रूट 12 या माइनस है, इसको 4 17 गुना रूट -12 का स्क्वायर प्लस 60 बराबर हमारा 0 आना चाहिए, तभी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो हम रूट 12 को यदि 4 बार गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, रूट 12 इंटू रूट 12 सिर्फ 12, और फिर रूट 12 इंटू 12 कितना हो गया 12, यानी 12 गुना 12 144, और माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि पावर इवेन है, ठीक है। फिर -17 गुना 12 हो जाएगा, रूट 12 का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 144 माइनस 12×7 = 84, 8 12 कितना हो जाएगा 204 प्लस 60। अब हम 144 को 60 में जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 204 और माइनस 204 बराबर 0 आ गया। LHS बराबर RHS, इसका मतलब है कि x बराबर -12 सही है, ठीक है। तो आंसर आपका x बराबर -12। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि एक वस्तु को x रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे
इस मूल्य के 40% पे बेचा जाए तो 50% की हानि होगी। इसे x रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया, जो ये x लिखा हुआ ना, हम इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो x रुपए में बेचा जाता है पहले, तो ये SP1 हो गया। अब क्या करता है कि यदि इसे इस मूल्य के 40% पे बेचा जाए, मतलब SP2 का सीन यहाँ पे है, तो इसका 40% मतलब 40 में बेचा जाता है, तो 50% की हानि हो जाती है। 50% की हानि हो जा रही है, मतलब 40 में बेचने पर उसे 50% की हानि हो जा रही है, तो सीपी क्या होगा? सीपी निकालने का फॉर्मूला है कि 40/50 × 100। तो 50 दूना 100, 40 दूनी 80, तो पूरा काट लेते हैं, हम सिर्फ 80 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 80 हो गया। अब यदि आप क्या बोल रहा है कि x रुपए में बेचने में प्रतिशत लाभ कितना होगा? x के यहाँ कितना है? 100 है। हम पहले बता चुके हैं कि x के जगह पे हम 100 लेके चल रहे हैं। तो 100 रुपए में बेचने पर हमें कितना लाभ होगा? 80 रुपए का चीज़ यदि हम 100 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का लाभ होगा? 20 रुपए का। तो परसेंट में चेंज करने के लिए हम सीपी से भाग देते हैं और 100 से गुना करते हैं। तो 20 चौका 80 और 4 25 है 100, तो 25 आंसर आ गया आपका, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें आपका क्या लिखना है? एकल छूट निकालना है ना, तो आपको देखिए दो दो लेके चलना पड़ेगा। 24 + 18 - 24 गुने 18/100, ठीक है। तो हम करते हैं 24 और 8 32 10 42 माइनस, हम दोनों को गुना कर लेते हैं। 18 चौका 72 के 2 7, 18 दूनी 36 और 7 कितना होता है? 36 7 43, यानी कि 4.32। तो 42 में 4.3 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3837.68, ये आ गया। अब इन सबको मिटा देते हैं। अब हम अगले वाले को लेंगे, ठीक है। पहले हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब हम 20 को लेंगे, तो इसमें +20 माइनस 37.68 गुने 20/100। अब 37.68 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 57.68 माइनस, हम एक शून्य से एक शून्य कैंसिल कर देते हैं। 2 पचे 10, 5 सते 35, 2 5 पचे 25, 5 पचे 25, 1 18, 5 दिया 15, 5 छः 30। ये काटने पर बाद इतना आएगा, ठीक है, ये 5 से काटने के बाद। अब हम यहाँ लिख देते हैं 7.536। 57 में यदि हम 7 घटाते हैं तो मोटा मोटी 50 तो आ ही रहा है। हमें देखते हैं, ये आ गया आपका आंसर। पूरा घटाइएगा तो एक्यूरेट आ जाएगा 50.14%, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा। अगले प्रश्न के साथ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाए हमें 22/7 लेना है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यदि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है और आर स्क्वायर कितना है, और यहाँ थीटा की जगह पर 120 भी लेना है। ये चीज़ भी ध्यान देना है, थोड़ा काट लेते हैं इसको। पाई आर स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है? 14 है, तो इसको आधा 7 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल, 3 बार में ये कैंसिल, 154/3 इसको मतलब दिया हुआ है मिक्स में ना, तो 3 पचे 15, 3 का 3 1, इतना आंसर आ गया आपका। अगला प्रश्न को देखते हैं। दो नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे 36 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। ये 3 घंटे में भर सकता है, एक 36 घंटे में भर सकता है। नल 1, नल 2 और नल 3 क्या कर सकता है कि 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, ठीक है। तो ये 12 बार में, ये 1 बार में और ये 9 बार में। ये भरने वाला है, ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, ठीक है। अब बोल रहा है कि टंकी का 2/3 हिस्सा, ठीक है। तो 36 का 2/3 हिस्सा हम मतलब क्या करना है? भरना है। तो देख लेते हैं। 12 1 13, 13 में 9 गया 4, काट दीजिए। 4 9 36, 3 तिया 9, 3 दूना 6 आंसर। अगला प्रश्न। यदि 9,10,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है? अर्धवार्षिक हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है ना अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक के केस में क्या होता है? रेट आधा हो जाता है। तो रेट कितना है? 2%, तो अब हो जाएगा 1%। और टाइम जो 2 गुना हो जाता है, 1 वर्ष का अब बन जाएगा 2 वर्ष। अब देखिए हम रेशियो मेथड से बनाते हैं। 2 साल के लिए क्या होता है रेशियो? 2:1, 2:1, ठीक है। अब रेट हमारा 1% है और मूलधन हमारा 9,10,000 है, ठीक है। तो 9,10,000 का यदि हम 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, तो 9 1 0 इतना हो जाएगा। और फिर अब इसका
इसका 1/100 निकालेंगे 1%, तो कितना हो जाएगा 91। अभी 2 को इससे गुना करिए, इसको 1 से गुना करिए और जोड़ दीजिए, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य 2 1 2 2 9 18 प्लस 91, 18,200 प्लस 91, तो आंसर आ गया आपका 18,291। ठीक है, अगला प्रश्न को बनाते हैं। आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 169 खर्च किया। मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदा, उस पर 169 खर्च किया। इसके बाद उसने इसे भरत को 25% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 5/4 पर बेचा है, क्योंकि 25% के लाभ पर बेचा है। अंततः भरत ने वस्तु को 4,480 में बेच दिया, जिससे उसे 44% का घाटा हो गया। मतलब इस टोटल का जो है 44% का घाटा, तो 100 में 44 घटाएंगे कितना हुआ 56, 56% पर बेचा है, तब जाके इतना में मिला उसको 4,480। तो आनंद के लिए वस्तु की मूल लागत कितनी है, हमें एक्स निकालना है। मूल लागत तो एक्स ही था ना, तो हम वही निकालेंगे। चलिए 4 से हम काट लेते हैं 14 चौके 56, और 5 से काट लेते हैं 20 बार में कट गया। 7 से 2 से काटेंगे 2 सते 14, 2 दे हैं 20। फिर ये 7 से काटेंगे इसको, 7 छक्के 42, 2 7 चौके 28, ये कट गया। फिर ये 10 इधर आके गुना हो जाएगा तो एक शून्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा क्या एक्स प्लस 169, और इधर बच गया 6400। हमें एक्स बराबर निकालना है, तो 6400 माइनस 169, आंसर आपका हो जाएगा 6231, 6231 घटा के आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे सेट को सॉल्व किया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और थोड़ा सा हेल्प करें चैनल ग्रो करने में। थैंक यू, धन्यवाद।